अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं CSS PMS की प्रिपरेशन में कि एक सर्टन सब्जेक्ट की ऑप्शनल की या कंपलसरी की तैयारी का क्या तरीका है, कौन सा तरीका अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा इस पे एक थोड़ी सी वीडियो बना दी जाए और आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए। कुछ एक छोटी सी आउटलाइन है जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि इसके ऊपर इस पे हम बात करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो इसमें हम 4 इंपॉर्टेंट बातें टच करेंगे इस वीडियो में। उसमें सबसे पहली तो ये होगी कि स्मार्ट वर्क प्रेफरेबल है या हार्ड वर्क, ठीक है। दूसरा ये कि आपका कोई ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था या कोई बर्ड इन हैंड है जिस पे आपने पहले काम किया हुआ है, वो ज़्यादा पहले करना चाहिए या न्यू सब्जेक्ट पे वर्क पहले करना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीसरा ये देखेंगे कि 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम टच करेंगे जो स्मार्ट अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए। और लास्टली फिर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्क जो आप कर रहे होंगे उसके साथ साइमल्टेनियसली और कौन से इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। जी, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हार्ड वर्क प्रेफरेबल है या स्मार्ट वर्क। तो मेरे नज़दीक ये चॉइस करने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप करने क्या लगे हैं। क्या आप स्कॉलर बनने जा रहे हैं, आप कोई रिसर्चर बनना चाह रहे हैं, आप कोई किसी सब्जेक्ट में अथॉरिटी बनना चाह रहे हैं, या सिंपली आप CSS क्लियर करना चाहते हैं। आपका रीडिंग का इंटरेस्ट है, उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं, या वाकई आप CSS करना चाहते हैं। मेरे नज़दीक जो बंदा CSS करना चाह रहा है उसके लिए स्मार्ट वर्क ही प्रेफरेबल है, वही फिजिबल है। हार्ड वर्क वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा, फिजिबल भी नहीं है बिल्कुल भी। और उसमें ये है कि उसकी एनर्जी भी और ड्रेन होगी, और वैसे भी वो एग्जॉस्शन फील करेगा अगर हार्ड वर्क प्रेफर करेगा। तो इससे होगा कि बाकी सब्जेक्ट्स को भी सही टाइम नहीं दे पाएगा और मल्टीटास्किंग भी नहीं हो पाएगा। अब देखें CSS में ज़ाहिर है 12 सब्जेक्ट्स हैं और लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ अदर जो आपकी लाइफ के साथ अटैच होती हैं, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, जॉब कमिटमेंट्स होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो आप मल्टीटास्किंग होते हुए स्मार्ट वर्क के साथ ही आप अपनी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको अच्छा स्कोर भी वही स्मार्ट वर्क ही दिलवा सकता है और आपका CSS का पर्पज़ भी स्मार्ट वर्क से ही फुलफ़िल हो सकता है। सो आई वुड प्रेफर कि सबसे फिजिबल अप्रोच जो CSS की प्रिपरेशन करना चाहता है बंदा उसके लिए ये है कि सब्जेक्ट की सिलेक्शन के बाद सब्जेक्ट के ऊपर वर्किंग में स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करे, स्मार्ट टेक्निक लगाए। हार्ड वर्क पे बिल्कुल रिलाई ना करे। हार्ड वर्क का उसको बहुत सारा नुकसान और बहुत सारा वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है और अल्टीमेटली फिर भी वो डिज़ायर्ड पर्पज़ फुलफिल शायद ना हो पाए अगर हार्ड वर्क पे रिलाई करेगा। इसके ऊपर मैं फिर आता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों है। हाँ, इसमें एक बात बताता जाऊँ कि अगर इवन आप हार्ड वर्क भी कर लें, स्टिल आप अपने आप को अथॉरिटी नहीं क्लेम कर सकते कि उसके जो 7 क्वेश्चंस वो देगा आपको, 7 के 7 या 8 जो भी क्वेश्चंस वो देगा वो आपको सारे के सारे आते होंगे या बहुत अच्छे से आते होंगे। आप हर चीज़ को तो ज़ाहिर है आप नहीं कर सकते ना क्लेम, जितना मर्ज़ी आप किसी सब्जेक्ट पे काम कर लें, स्टिल आप स्टूडेंट ही रहेंगे, आप स्कॉलर नहीं बन सकते, आप कोई अथॉरिटी उस सब्जेक्ट के नहीं बन सकते। तो फिर क्यों ना पहले से ही प्रेफर ही किया जाए कि स्मार्ट वर्क के थ्रू पहले सब्जेक्ट्स पे काम कर लिया जाए और उसके बाद देखा जाए बाकी चीज़ें। एक और चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है वो ये है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब जो एक सब्जेक्ट हमारा बर्ड इन हैंड है, फॉर एग्जांपल हमने ग्रेजुएशन में किया था या किसी और अपनी लाइफ की किसी फेज़ में उसको ठीक ठाक कर लिया था, क्या उसको पहले स्टार्ट करना चाहिए या पहले न्यू सब्जेक्ट को। तो मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि आप न्यू सब्जेक्ट को स्मार्टली पहले तैयार कर लें, उसके बाद जो टाइम बचे उसमें आप अपना वो जो बर्ड इन हैंड है उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें और वो भी स्मार्टली करें, बट उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क कर लें क्योंकि आपका पहले से ही सब्जेक्ट रहा है तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आप पहले ही उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे जो आपका वर्ड इन हैंड है, जो आपका पहले से आपने पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है उस पर आप फिर घुसते ही जाएं, उसमें आप स्टडी को प्रोलॉन्ग कर दें, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाए तो फिर बाकियों के लिए टाइम शॉर्ट हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि अगर आप उसको थोड़ा डिले कर देंगे ना अपना पुराने सब्जेक्ट को जिस पे पहले थोड़ा सा टच में रहें ग्रेजुएशन में या कहीं, तो उसका ये हो सकता है कि आप लेटर ऑन किसी तरह भी मैनेज कर सकते हैं, किसी दोस्त के साथ मिलके, एक दो दोस्त मिलके आप 3 आपस में डिवाइड कर लें वर्क को, क्योंकि तीनों लोगों ने टच किया हुआ होगा पहले उसको। और अगर इवन आप अकेले भी करें स्टिल आप अपनी बुक्स, अपने नोट्स और वो अपने मेंटोर्स के अपने वो नोट्स वगैरह को कंसल्ट करके उसको बड़ी क्विक रिवीजन दे सकते हैं। लेकिन एक नया सब्जेक्ट लेटर ऑन जब टाइम एग्ज़ाम्स का करीब आ जाए उस वक्त नया वह सब्जेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका होता है। माइंड एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा होता, पीछे इतना सारी फेज़ आप एंगेज रहे होते हैं तो वो उस टाइम इतनी क्रिएटिव माइंड रहता भी नहीं है। तो अभी टाइम से इस तरह के नए सब्जेक्ट्स को कर लें। आपके जो पहले से किए हुए सब्जेक्ट्स हैं ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन के या आपका जो वैसे कोई बर्ड इन हैंड है सब्जेक्ट, तो उसको आप डिले भी कर सकते हैं, लेटर ऑन भी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन ऑफ दिस वीडियो इज़ कि अब आपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए स्मार्ट टेक्निक है क्या, आप किस तरह से वर्क करेंगे, और जो आपको एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करते और इवन आप उससे पहले मॉक्स देने की भी पोजीशन में आ जाएं, तो वो स्मार्ट टेक्निक क्या है। उसकी कोई 10 पॉइंट्स मेरी कंसिड्रेशन में हैं, जो मेरे जहन में हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। होपफुली आप देखेंगे कि उनसे आपका मामला एड्रेस हो जाएगा, बट स्टिल किसी का ना एड्रेस हो तो वो मुझसे डायरेक्टली भी इंगेज हो सकता है, मुझसे पूछ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने पास्ट पेपर्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है। पास्ट पेपर्स को डाउनलोड करना है और उधर से आपने क्या करना है, सब्जेक्ट का सिलेबस का प्रिंट निकाल के अपने सामने रख लें। अब उसमें से आपने क्या काम करना है, फॉर एग्जांपल पीछे 10 साल के देख लें, 7 साल के देख लें, 5 से 7 या 5 से 10 के दरमियान इतने सालों के पास्ट पेपर्स डाउनलोड कर लें, उनका प्रिंट निकाल लें भले, या सॉफ्ट फॉर्म में, जैसे भी आपको ईजी लगे। और उधर से आप सिलेबस का प्रिंट सामने रखें और उधर से क्रॉस मैच करें कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं मोस्टली ना, ठीक है। टॉपिक ऑब्वियसली समटाइम्स ऐसा होता है कि उसका एंगल डिफरेंट आ जाता है, बट टॉपिक तकरीबन 8 9 10 टॉपिक्स ही हैं हर पेपर के जो रिपीट हो रहे होते हैं। उनके ऑब्वियसली हर साल एंगल कोई डिफरेंट पूछ लेता है, बट मोस्टली टॉपिक सेम ही रिपीट हो रहे होते हैं। तो उसमें देखें कि पिछले 7 साल में फॉर एग्जांपल ये वाला सर्टेन टॉपिक 5 दफ़ा आया है, पिछले 7 साल में या 10 साल में ये वाला टॉपिक 8 दफ़ा आया, ये 3 दफ़ा आया, ये 2 दफ़ा आया, ये आया भी नहीं है बिल्कुल। तो उसमें से ना आप प्रायोरिटाइज़ करें जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं ना टॉपिक्स। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द एंगल और एस्पेक्ट आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर, आई एम आस्किंग अबाउट टॉपिक। आप टॉपिक सर्च कर लें, देख लें कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से वो क्वेश्चन बना रहे हैं, वो कोई आपके 8-10 बन जाएंगे। तो पहली फेज़ जो स्मार्ट फेज़ है उसमें यही है कि आप 8 से 10 टॉपिक्स निकाल लें उस सब्जेक्ट के, वो जो मोस्ट रिपीटेड हों, ऑर्डर वाइज। ये एक टॉपिक है 8 बार आया, ये 7 बार आया, ये 6 बार, ये 5 बार आ चुका है, ये 4 बार, 3, इस तरह से ना आप एक और प्रायोरिटाइज करके 7-8 टॉपिक्स बना लें। उनको ना उनके ऊपर फिर आप क्या करें, उनके ऊपर मेंटोर से डिस्कशन करें, उनके ऊपर आप वर्क स्टार्ट करें, ठीक है। उनके लिए सोर्सेज वगैरह सर्च करें, कौन से आपने सोर्सेज यूज़ करने हैं। और एक बात जहन में रखें कि एक सिंगल सोर्स सफिस नहीं कर सकता आपकी प्रिपरेशन को, इवन स्मार्ट वर्क को भी सिंगल सोर्स सफिस नहीं कर सकता। अगर होगा तो वो बड़ी मीडियोकर लेवल की, बड़ी एवरेज लेवल की प्रिपरेशन होगी। देखिए याद रखें, हर बुक अच्छी नहीं हो सकती और एक बुक में सारे टॉपिक्स भी अच्छे नहीं हो सकते। यू नीड टू डिस्कस विद समवन अथॉरिटी जो कि इस पे जिसका एक्सपोजर रहा हो, या एटलीस्ट आपका सीनियर हो जिसका टच में, जो इससे टच में रहा हो, तो वो आपको बता सकता है कि यार फ़लाँ वाला टॉपिक फ़लाँ बुक में अच्छा है, फ़लाँ वाला फ़लाँ सर्टन बुक में अच्छा है। तो इस तरह से आप फिर वो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले वो 8-10 टॉपिक्स जो भी आपने निकाले थे पहले उन पे काम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके नोट्स भी बनाने हैं, ऐसे नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ देना, ज़ाहिर है उसके नोट्स भी डेवलप करने हैं, उस पर काम कर लेंगे। उसके बाद उसको क्लोज़ कर देंगे। ये आपके 8-10 टॉपिक्स तैयार हो गए। उसके बाद आप अगला सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके साथ भी सेम इसी तरह से। तो ये एक स्मार्ट टेक्निक होगी। उसके बाद देखिए, आप जब ये पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके पास मॉक्स से पहले कुछ और गुड़ डालने का टाइम होगा और उसके अंदर फर्दर एडिशन के लिए टाइम होगा, तो कोई बात नहीं, और 2-2 3-3 टॉपिक्स सेफ्टी के लिए और 3-3 4-4 टॉपिक्स कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन एटलीस्ट थ्रेशोल्ड तो सारे सब्जेक्ट्स का टच हो चुका होगा ना। हाँ, बट मेक श्योर कि जो 8-10 टॉपिक्स करें उनके मैक्सिमम एंगल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल्स सारे टच हो जाएं। ऐसा ना हो कि फिर आप वो 8-10 पे काम करके जाएं और उधर कोई ऐसा एंगल आ जाए जिस पे आपने काम ना किया हो। देखें, जब स्मार्ट अप्रोच कर रहे हैं तो फिर आपको रहना स्मार्ट ही पड़ेगा, फिर उसका कोई एंगल, कोई चीज़ आपकी नज़र से चूकनी नहीं चाहिए। आप सारे एंगल टच करके जाएँ, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह होपफुली मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ आपका पेपर कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह, अगर आपकी वैसे लैंग्वेज वगैरह पे कमांड और एक्सप्रेशन वीक ना हुआ तो। जी, अब लास्ट 2 इम्पोर्टेंट बातें इस हवाले से रह गई हैं स्मार्टली वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट के ऊपर। और उसमें से एक तो ये है कि आप जब वर्क कर रहे होंगे सब्जेक्ट के ऊपर, तो देखें, मेक श्योर कि आपको मैप्स वगैरह बनाने आते हों, अगर ज़रूरत पड़े टेबल, चार्ट्स, डायग्राम्स। इसी तरह आपको सोर्सेज कोट करने आते हों, सोर्सेज का पता हो, स्कॉलर्स का, थिंक टैंक्स का, बुक्स का, फैक्ट्स एंड फिगर्स का, व्हाट्सोएवर जो भी आपके से रेलिवेंट होगा। तो इनके ऊपर आपका वर्क हो, आपका जो है ना एक एक कंप्लीट उसका कंपोज्ड मैनर में सारा काम हुआ पड़ा हो। आप वर्ड की फ़ाइल बना लें इसके लिए, या जो भी आपको सूटेबल वो लगे, टेक्निक लगे। रिटन में कोई लिखना चाहता है तो रिटन में लिख ले, बट मेक श्योर कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास सोर्सेज, बुक्स के रेफरेंस, थिंक टैंक्स,
स्कॉलर्स, जो भी उससे रेलिवेंट हो आपकी बात को कंसोलिडेट वैलिडेट करने के लिए, तो वो आपके पास नोट किए हुए हों। इसी तरह से फिर जब आप ये काम कर चुके होंगे, आप अपने नोट्स बना चुके होंगे और फिर उन नोट्स को उनके ऊपर प्रॉपर आपने पहले ज़ाहिर वर्क करके नोट्स बनाए होंगे। अच्छा, वैसे नोट्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि नोट्स क्या बनाने चाहिए और कौन सी कंसिडरेशंस उसके लिए जहन में रखनी चाहिए नोट्स बनाते हुए। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही है कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं और ये सारे रेफरेंसेस वगैरह को आप अपने जहन में रखें, उनको लिख लें बल्कि वहाँ पे अपने नोट्स में, ताकि वो आपको जब आप बात करें एग्ज़ाम्स में आप लिखें अपनी बात, तो आप एक अच्छा उसको वेरीफाई कर सकें अपनी बात को। और लास्टली ये है कि अब ये सारा कुछ करने के बाद ऐसे नहीं है कि बस जब एग्ज़ाम्स में जाना और बैठ जाना है, उससे पहले आपने अपने आप को मॉक्स में टेस्ट भी करना है। मॉक्स में अपने नोट्स को रिवाइज़ करके जाएं अच्छे से, पेरेंट सोर्स को रिवाइज़ कर सकें तो ठीक है, अदरवाइज़ नोट्स को रिवाइज़ करके जाएं अच्छे से और अपने आप को मॉक्स में टेस्ट करें। इससे बहुत सारे आपको फ़ायदे होंगे। मॉक्स के फ़ायदे के ऊपर भी एक अलग से बात हो सकती है पूरी डिटेल्ड, बट स्टिल इतना थोड़ा सा बता देना काफ़ी होगा कि ये एक सिमुलेशन इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा, आपका रिफ्लेक्स डेवलप हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत डील कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे, आप प्रेजेंटेशन सीख जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप रेलेवेंट लिखना सीख जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मॉक्स से एड्रेस हो जाएंगे। उसके बाद आप फिर अपने नोट्स वो जो आपने बनाए थे स्मार्टली वर्क करके, उनके फिर कोई रिविज़न दें और फिर आप एग्ज़ाम्स में बैठ जाएं। तो ये मेरे ख्याल से बेहतर अप्रोच होगी, बजाय ये कि आप पूरा हार्ड वर्क थ्रू आउट द ईयर करते रहें और पता चले आपके 2-4 सब्जेक्ट्स बिल्कुल इतने वीक प्रिपेयर हों कि आप जब एग्ज़ाम्स में जाएँ तो वो अनफॉर्चुनेटली वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो ये आई थिंक सो कि ये आपके लिए एक अच्छी अप्रोच होगी। आई होप सो कि मैंने अपनी बात कन्वे कर दी है। मेरे ख़्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से सब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना है। लास्टली मेरी वीडियो के डिस्कशन को कंप्लीट करने के लिए दो बातें और जानना आपके लिए ज़रूरी है जिनका आप ज़रूर ख्याल रखेंगे अपने ये स्मार्ट वर्क की टेक्निक के दौरान। और उनमें से पहली तो ये है कि आप अपना ऐसे और प्रेसी पे काम स्किप नहीं करेंगे। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप ऐसे और प्रेसी पे काम ज़रूर कंटिन्यूसली करते रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्किप किया हुआ काम फिर आपको वो बाकी जगह पे भी फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान ही देगा। और इस पे अगर कंटिन्यूसली काम करते रहे तो होपफुली बाकी मामला भी एड्रेस हो जाएंगे। दूसरा ये है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम आप लेके चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके चलें, दो भी चला सकते हैं, तीन भी चला सकते हैं। कोई ऐसे बंदे होते हैं जो एक के ऊपर ही बड़ा कंसंट्रेट करके एक को कंप्लीट करते हैं और फिर दूसरे पे सब शिफ्ट होते हैं। कुछ लोगों की ये नेचर होती है कि एक से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, सारा दिन नहीं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ सकते, तो भाई वो 2-3 सब्जेक्ट्स चला लें। उसमें से ये है कि एक ज़रा टफ़ वाला जो हार्ड हो आपके लिए उसको ले लें और दो ज़रा इजी ले लें, या दो ज़रा टफ़ ले लें और एक इजी ले लें, और साइमल्टेनियसली आपका प्रेसी पे वर्क चल रहा हो और बाकी डेली रूटीन का भी पार्ट चल रहा हो। तो इस तरह से आप मैनेज करेंगे। ये नहीं है कि सॉलिडली एक किसी सब्जेक्ट पे या सॉलिडली सिर्फ आप प्रेसी और ऐसे पे काम करते रहेंगे।